हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। एक शानदार चैप्टर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपके एग्जाम में करीब करीब 2 प्रश्न हमेशा आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको 3 भागों में बांटा। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा इनको मिलकर पूछे जाने वाले प्रश्न। मेरी सलाह हमेशा की तरह इसका सेशन नंबर 1 जरूर देखिए। अगर वो नहीं देखा तो फिर आज मजा नहीं आएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ज्यादातर प्रश्नों को 90% क्वेश्चंस को बिना रिटर्न वर्क के करेंगे, और रिटर्न वर्क अगर होगा भी तो बहुत कम। और इसके लिए आपको बारीकियां पता होनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस की है। मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि ज्यादातर प्रश्नों में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड द फॉर्मूला, केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो काम चल जाएगा। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। चलिए सवालों से हम शुरू करते हैं काम को आज का। सवाल संख्या 8। 8 का मतलब है 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक निश्चित समय में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:7 है। यदि समय 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5 और 11 हो जाता है। ब्याज की दर बताइए। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा देखो, समय 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए। समय 3 वर्ष बढ़ाने का क्या मतलब है? अगर समय 3 वर्ष बढ़ाए इसका मतलब यह है कि मूलधन में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ब्याज की दर में भी कोई चेंज नहीं है। आप एक बात बताओ मेरे को, वही मूलधन अगर आप ज्यादा समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको ब्याज भी तो ज्यादा मिलेगा। ये जो 4 और 7 है वो क्या है? वो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। जैसे आपने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 7 लाख रुपए मिले कुछ समय बाद। कितने समय बाद ये पता नहीं, इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसे ये जरूर कहा अगर समय 3 वर्ष बढ़ा दें तो मूलधन और मिश्रधन 5 और 11 में हो जाता है। आपने रेशो नाम का चैप्टर जो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको कहा था क्या कि हमें यह देखना है कि क्या चीज समान है। और यहां देखिए इन दोनों मामलों में मूलधन समान है, सेम मूलधन है। दोनों में फर्क किस बात का है? दोनों में फर्क सिर्फ इस बात का है कि समय का फर्क है 3 साल का। तो जरा देखिए, अगर मूलधन समान है तो उसका रेशो भी समान होना चाहिए। ये 4 और ये 5, तो हमें क्या कोशिश करनी है कि दोनों समान हो जाएं। 4 को 5 से गुना करो और 5 को 4 से करो तो मूलधन समान हो जाएगा, और यही करना पड़ेगा। ये 4 को 5 से करूं तो 20 हो गया, और इस 5 को 4 से करूं तो भी 20 हो गया, तो मूलधन हो गया बराबर। अब बात करें मिश्रधन की, तो चूंकि अगर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो फिर ये भी तो होगा। 7 को 5 से करो कितना होगा? 35। और अगर ये 4 से होगा तो ये भी तो 4 से होगा। 11 को 4 से करो क्या होगा? 44। यानी जब दोनों के मूलधन 20 और 20 बन गए तो मिश्रधन क्या बने? क्योंकि मूलधन तो दोनों का समान ही है। अब रेशो अगर अलग अलग दिया है तो आपको पहले तो सेम करना पड़ेगा। तो ये वाला तो मिश्रधन बन गया 35 और ये वाला बन गया 44। तो सेम मूलधन वही कितना? 20 और 20, बट पहले वाले में मिश्रधन कितना हो रहा है? 35, और अगले वाले में कितना हो रहा है? 44। आप देखो 35 और 44 में कितना फर्क है? 9 का फर्क है रेशो में। तो अगर रेशो में देखें तो मूलधन तो हो गया रेशो 20, दोनों में 20, और मिश्रधन 35 और 44, और 35 और 44 का फर्क कितना? 9। तो 9 का फर्क पड़ रहा है रेशो में 3 साल के अंदर। लेकिन ब्याज की दर तो वार्षिक होती है, अगर कुछ भी ना कहा जाए तो 3 साल में अगर 9 का फर्क हो गया तो 1 साल में 3 का फर्क हो गया रेशो में। और रेशो में जो 3 की वैल्यू है 20 में से, वही ब्याज की दर है। तो 3 20 का कितना होता है बताइए? 1/20 कितना होता है? 5%। तो 3 कितना होगा? 15%। काम खत्म। आंसर हो गया मेरा ए 15%। आपको समझाना था ना, इसलिए मैंने इतना बोला, वरना मुझे करना होता तो इसमें करने में 5 सेकंड से ज्यादा का समय मुझे नहीं लगता। अब जरा देखिए, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बात करता हूं। एक समय निश्चित है, समय तो निश्चित है, ये पता नहीं कितना, लेकिन ये बात तय है मूलधन जो है वो जो ऊपर है वही नीचे है, जो ब्याज की दर ऊपर है वही ब्याज की दर नीचे है। सिर्फ ये समय कितना ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो भी समय है ना, जितना भी, इसमें और अगले वाले में 3 साल का फर्क है। तो जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो अगर मैं यहां बात करूं, प्रिंसिपल पी लिख सकते हैं हम और अमाउंट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या दिया हुआ है बताइए?
4:7। और यहां पर दूसरा केस क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो क्या दिया हुआ है, 5 क्या बताइए 11। तो मैंने क्या किया सबसे पहले कि इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों में फर्क है 3 साल का। क्यों? क्योंकि अगर समय 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें अगर मैं 3 साल जोड़ता हूं, 3 इयर्स, तो मूलधन और अमाउंट यानी मिश्रधन का अनुपात ये हो जाता है। अब मूलधन तो समान था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे बताइए, 5 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, 20 और क्या बताइए 35। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको खूब सिखा रखा है कि आप इसको दुगना तिगना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करें, क्योंकि उद्देश्य मूलधन को समान करना है। तो कितना हुआ, 20 और 44। अब आप जरा देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है कि दोनों केस में मूलधन कितना बताओ, 20 और 20। मूलधन दोनों में 20 ही तो है, लेकिन जो मिश्रधन है, अमाउंट है, वो यहां पर कितना बताइए 35 और यहां पर कितना बताइए 44। इसके आगे मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं 20 और 35 था और यहां पर 20 और क्या बताइए 44 है, तो आप जरा देखिए रेशो है, ये रेशो है, रेशो। तो आप जरा देखिए इन दोनों में ये मैं मान लेता हूं 20 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, तो ये 20 रुपए मूलधन, 35 रुपए मिश्रधन, 20 रुपए मूलधन, 44 रुपए मिश्रधन, दोनों में क्या फर्क है, 9 रुपए का फर्क है। तो 9 रुपए क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने समय का हो गया, ये 3 साल का हो गया। 3 साल का किस लिए हो गया, क्योंकि ये जो भी है इसमें और इसमें कितने साल का फर्क है बताइए, 3 साल का फर्क है। तो 3 साल की वजह से मूलधन तो वही है, लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है, 9 ज्यादा मिल रहा है, तो 9 रुपए मिल रहा है 3 साल में। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, 9 रुपया 3 साल का, तो 1 साल का कितना मिलेगा, 3 रुपया। और जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो जितना मूलधन पर है वही तो ब्याज की दर है। तो मैं बात करूंगा ये जो आपकी ब्याज की दर है वो कितनी बताइए, 3 रुपया कमाते हैं हम हर साल। किस पर कमाते हैं, 20 पर कमाते हैं। और चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना तो इतना भी बहुत था, आपको बहुत अच्छे से आता है कि 1/20 5% होता है, तो ये 15% है। तो ब्याज की दर कितनी हो गई, 15%। थोड़ी भी कोशिश करोगे तो बिना कुछ लिखे आराम से किया जा सकता है, बस केवल मूलधन को क्या करना था, समान करना था। प्रश्न संख्या 9, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक निश्चित राशि फिर निश्चित है, पता नहीं कितनी है, 5 वर्षों में 4% ब्याज दर पर 4800 हो जाती है। तो 5 सालों में, और अगर मैं आपको फिर बार बार कहना चाहता हूं कि अगर ब्याज की दर ये ना कहा जाए कि कैसे है, तो ये नियम है, ये स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको हमेशा यही मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, कि ब्याज की दर हमेशा वार्षिक होती है। और अगर वार्षिक नहीं होगी, अर्धवार्षिक होगी, क्वार्टरली होगी, 2 साल की होगी, 5 साल की होगी, तो वो आपको बता देगा। और नहीं बताएगा तो आप ये मत बोल देना कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। आपको ये मानना चाहिए क्या, कि ब्याज की दर कैसी होती है, वार्षिक होती है। इधर देखो, 5 वर्षों में 4% ब्याज दर पे 4800 रुपए हो जाता है। तो कितने वर्षों में इसी ब्याज दर पर ये 6400 हो जाएगा। इसका मतलब है 20% का मतलब है 800, 8 या 24, 15 साल लगने वाले। डी 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा है निकालने के लिए, 5 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा है। एक बार मैं वर्बली समझाता हूं, फिर अपन लिखकर कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, ये 4800 रुपए क्या है, पहले तो ये बताओ, ये 4800 रुपए क्या है, मिश्रधन है, यानी इसमें मूलधन भी है और 5 साल का ब्याज भी है। एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 4% की दर से इतनी हो रही है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर 1 साल का ब्याज 4% है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 20%। यानी कि 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। 1/5, ये देखो कंटिन्यूटी में सीखने का मतलब है सारी बातें हम परसेंटेज में सारी कर चुके अच्छे से। अब मैं वही सारी बातें दोबारा कैसे कर सकता हूं, आप बताइए। 1 साल का ब्याज 4%, तो 5 साल का ब्याज 20%, और 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का मतलब हो गया, अगर 5 मूलधन है तो 1 ब्याज है। लेकिन ये 4800 क्या है, ये रेशो में भी हमने सीखा था। रेशो बहुत गजब चीज है, रेशो के बिना गणित ही नहीं हो सकती। रेशो और परसेंटेज, इन दो के बिना गणित हो ही नहीं सकती, हर जगह काम आते हैं। तो आपका ब्याज कितना है, 1/5, 5 में से 1। लेकिन ये 4800 क्या दिया हुआ है, ये मूलधन और ब्याज दोनों का योग मिश्रधन है।
तो 1/5 का मतलब है अगर 5 मूलधन है और 1 ब्याज है तो मिश्रधन कितना हुआ, 5 + 1 6, और 6 की वैल्यू 4800 है, तो 6 से भाग लगाओ कितना आएगा, 800। भाई 6 की वैल्यू 4800, तो रेशियो में 1 क्या आएगा, 6 से भाग लगाओ, 6 8 48, तो 1 का मतलब 800 आ गया। 1 का मतलब 800। अगर आपको पता लग रहा है कि 5 तो रेशियो था मूलधन का, 1 रेशियो था ब्याज का, और जो 1 है उसकी वैल्यू 800 रुपए है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस 4800 में से 800 रुपए ब्याज है, यानी कि 4000 मूलधन है, यानी 800 रुपए कमाने में। और मैंने आपको ये कल खूब समझाया कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर साल साधारण ब्याज में ब्याज की राशि बराबर रहती है। हर साल साधारण ब्याज में ब्याज की राशि कैसी रहती है, हमेशा बराबर बराबर रहती है। तो एक बात बताओ, जब हर साल बराबर बराबर रहती है तो हर 5 साल में भी बराबर रहती होगी, यानी 5 साल में जितना ब्याज उसके अगले 5 साल में भी उतना ब्याज होना चाहिए कि नहीं। तो एक बात बताइए, आपने 4000 तो मूलधन हो गया, 800 रुपया ब्याज हो गया, 800 रुपए कमाने में कितना टाइम लगा, 5 साल। आप पैसे को कितना करना चाहते हो, 6400। अरे मूलधन तो 4000 है ना, और 6400 करने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, 2400 कमाना पड़ेगा। 800 कमाने में 5 साल लग रहे थे, 800 कमाने में 5 साल लग रहे थे, तो 800 का 3 गुना 2400 कमाने में 5 का 3 गुना 24 साल लगने चाहिए। सॉरी 5 साल है यहां पर, वेरी सॉरी, 5 साल का टाइम है, तो 5 साल के अंदर हम लोग 800 कमा रहे थे। साल तो 5 है ना, साल तो कितना है, 5 है, तो 5 साल के अंदर हम 800 कमा रहे थे, तो 2400 कमाना है, 2400। 800 तो राशि है, गलती से मैं 8 साल बोल गया, 800 तो राशि है, कौन सी, ब्याज की। तो 800 कमाने में 5 साल लगे, तो 800 का 3 गुना यानी 2400 कमाने में क्या होगा, 15 साल लगेंगे। एक ये आपके सामने एग्जांपल भी आप सीखे इस चीज से। अगर कोई भी इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हल्का सा भी हम कहीं डाइवर्ट हो जाए, दिमाग में कुछ दूसरा ख्याल आ जाए, कंसंट्रेशन जरा सा वीक हो जाए, तो तुरंत वीक हुआ नहीं कंसंट्रेशन और गलती हो जाएगी। तो आंसर क्या दीजिएगा, 15 साल। अब आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम, और 2 तरह से काम कर सकते हैं। पहला जरा देखिए, देखो 1 साल का जो ब्याज दर है आर, वो कितनी है बताइए, 4%। तो मैं कहता हूं 5 सालों में, जो 5 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 20% होगा। 20% का क्या मतलब है, 20% का क्या मतलब है, 1/5। इसका क्या मतलब है कि 5 अगर हमारा मूलधन है, मैं मूलधन को पी लिखूंगा क्योंकि बार बार अपन पूरा लिखें अच्छी बात नहीं, तो अगर मूलधन 5 है तो 1 क्या है बताइए, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप देखिए, आप 1 साल में 4% कमाते हो, 5 साल में 20% कमाते हो, तो 5 अगर मूलधन है और 1 सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपके अमाउंट का रेशो क्या आ गया, 6 आ गया ना, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर। 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू 4800 है। 6 की वैल्यू कितनी है, 4800, क्योंकि ये मिश्रधन ही तो है, ब्याज दर पर 4800 हो जाती है। तो 1 की वैल्यू क्या है बताइए, 800। 1 की वैल्यू 800 है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 किसका रेशो था बताइए, ब्याज का, तो ब्याज तो हो गया 800, और 5 क्या था, मूलधन, तो 5 क्या हो जाएगा बताइए, 4000। तो आपको ये साफ साफ पता लग गया कि आपका जो मूलधन है वो तो है 5000, और ब्याज कितना है बताइए, 800 रुपया। और ऐसा करने में कितने साल लगते हैं बताओ, 5 साल। तो आप खुद सोचो कि आप जब 4000 पे 800 रुपए कमाने में 5 साल लगाते हो, तो वही 4000 कितने करवाना चाहता है वो, 6400। तो आपको कितने कमाने पड़ेंगे, 2400 रुपए कमाने पड़ेंगे। और आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की जितना कमा रहे हो उतना ही कमाने में उतना ही समय और लगता है, क्योंकि सिंपल है, हर साल बराबर रहता है। तो मैं बात करूंगा 800 रुपए कमाने में 5 साल, तो 2400 रुपए कमाने में 15 साल। मैंने क्या कहा, ये जो पैसा था 4000, ये 4000 रुपया 4800 हो गया, इसमें ब्याज कितना बताइए, 800 रुपए, कितने साल में, 5 साल में। तो यहां पर मुझे वही 4000 रुपया क्या करना है बताइए, 6400 रुपए, तो इसमें ब्याज कितना होना चाहिए, 2400 रुपए। आप खुद सोचिए कि 800 का 2400 3 गुना है, तो यहां पर भी तो 3 गुना होना चाहिए, 15 साल। ये तो हो गया अच्छा तरीका। बुरा तरीका क्या हो सकता है, खतरनाक तरीका क्या हो सकता है, वर्बली बोल के छोड़ूंगा। देखो ये क्या है, ये मूलधन का 120% है, और मूलधन का 120% है, तो ये मूलधन मेरे को 4000 निकल ही जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज 4%, 5 साल का 20, ये 120% है। मूलधन 4000 हो गया, यहां 6400 है, ब्याज कितना हो गया, 2400। 4000 पे 2400 ब्याज है, ब्याज कितना हो गया, 60%, ब्याज कितना हो गया, 60%। क्यों, 4000 तो मूलधन और 6400 मिश्रधन,
तो 2400 ब्याज हो गया। 2400 रुपया 4000 कितना होता है 60%। 60% ब्याज कमा लिया। एक साल में कितना कमाते हो 4%। तो 60% कमाने में कितने साल लग जाएंगे 60/4 यानी कि 15 साल। लेकिन ये दूसरा तरीका मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यूं ही पता लग रहा है 800 8 तिया 2400 5 तिया 15। अगला प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 10। मोहन 60,000 रुपए। ये जो सेशन है आज का, मैं आपको गारंटी तो कैसे दे सकता हूं, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है, बट मैं ऐसा बोल सकता हूं 99.99% कि इसको करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं अटक सकता। और जब हम कंपाउंड कल शुरू करेंगे तो उसमें ये चीजें आपको जबरदस्त फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि कंपाउंड क्या है, सिंपल का एक कदम आगे। इसको समझे बिना वो भी नहीं समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 60,000 रुपया 5% साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। 60,000 5% पर निवेश करता है, तथा एक और भाग का मतलब है ये भी एक भाग ही है, वह 10% दर पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल प्राप्त ब्याज राशि कुल मूलधन का 7% हो, 5 10 7 3 2 60 40, तो कुल निवेशित राशि कितनी होगी 60 40 का मतलब है एक 60 है दूसरी 40, 1 लाख रुपया। 5 सेकंड तो ज्यादा है करने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको करने के 2 मेथड है। ऐसा कौन सा प्रश्न है दुनिया में इसको करने के 2 मेथड नहीं होते हो, 2 तो अपने आप बन जाते हैं। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो जल्दी कर लेगा, एक मेथड हो गया, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं वो लंबे तरीके से करेगा। 2 तो होते ही हैं, हमेशा होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड क्या बोलता है, पहला मेथड हमारा बोलता है एलिगेशन का इस्तेमाल करो। एलिगेशन यानी मिश्रण। मिश्रण का नियम हमारे गणित में बहुत ज्यादा काम आता है। मिश्रण का नियम कब कम काम करता है, मिश्रण का नियम सिर्फ तब काम करता है जब दो कोई भी चीजों जिन दोनों के डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल इफेक्ट्स दिए हुए हैं और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी दिया हुआ है, दोनों के अलग अलग रिजल्ट दिए हुए हैं और दोनों का कंबाइंड रिजल्ट भी दिया हुआ है, ऐसी हर जगह पर एलिगेशन काम करता है, चाहे वो चैप्टर कोई सा भी क्यों ना हो। देखो हमने रेशो में भी इसका इस्तेमाल किया है, हमने परसेंटेज में भी इसका इस्तेमाल किया है, हम आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ये 2 हिस्से हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहला हिस्सा 60,000 रुपए का, ये आपने बता दिया। पहला हिस्सा कितने रुपए का 60,000 का, दूसरा पता नहीं। ये पहला हिस्सा क्या करें हम 5% ब्याज पर निवेश कर रहे हैं, एक और भाग ये रहा 10% पे कर रहे हैं, और वर्ष के अंत में कुल ब्याज की राशि है जो है वो मूलधन का 7% होती है। तो इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका कितना है 2, और इसकी बारीकियां अपन बात कर सकते हैं केवल एलिगेशन में, क्योंकि अपन एलिगेशन तो पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी मैं आपको, लेकिन ये बेटर है। तो क्या हुआ, पहला वाला हिस्सा 5% पर निवेशित है, दूसरा 10 पर है, और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो हायर माइनस एवरेज, एवरेज माइनस लोअर, ये आता है 3:2। ये 3 किसका अनुपात है, जो इसके सर पर है यानी 60,000, और 2 इसके सर पर है। इस 3 की वैल्यू कितनी है 60,000। अगर 3 की वैल्यू 60,000 तो 1 की वैल्यू 20,000, तो 2 की वैल्यू 40,000। तो यहां पर मैं बात करूं, आपको पता लग गया दोनों इससे 60 और 40 है, लेकिन उसने क्या पूछा कुल निवेशित राशि, तो 60 + 40 कितनी हो गई 1 लाख। दूसरा तरीका जो आप घर पे करके देखेंगे और मैं आपको वर्बली बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में करने का है ही नहीं। देखो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे मेरी बात को। आप ऐसा करो, गलत तरीका इसलिए 10 गुना टाइम खा जाएगा इसकी तुलना में। आप क्या करो, जो टोटल राशि है ना कुल निवेशित जो पूछी आपसे, वो मान लो x। तो अगर वो कुल राशि x हो गई तो दूसरा भाग कितना हो गया, पहला भाग तो पता है ना 60,000, तो अगर कुल राशि x है और पहला भाग 60,000 है तो दूसरा भाग कितना होगा x - 60,000। भाई x तो टोटल है। अब क्या इक्वेशन बनेगी कि पहले पर ब्याज, तो पहला कितना है 60,000, उस पर ब्याज कितना 5%, तो 60,000 × 5% यानी कि 3,000 प्लस, ये तो पहले पर ब्याज हो गया। दूसरा कितना था हिस्सा, दूसरा था x - 60,000, दूसरा उस पर कितना ब्याज 10%, मल्टीप्लाई 10/100 या 10 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, 10/100 भी तो ऐसे ही होगा। ये दोनों ब्याज मिलकर के क्या हुए, पूरी राशि x का 7%, बराबर करो x का 7%, x × 7/100। इस पूरी इक्वेशन में केवल एक सिंगल वेरिएबल है x, बस, और कहीं वेरिएबल है नहीं। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आएगी 1 लाख। लेकिन इसमें ज्यादा समय लगेगा और ऐसे करेंगे तो कम टाइम में होगा। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा।
एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, मूल राशि का 9/4 है, 9/4 है साधारण ब्याज, यानी कि मूल राशि जिसका वो तो बेस हो गई और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी? ऐसे सवाल खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मूलधन 4 है और ब्याज 4 के दुगने से भी एक ज्यादा, यानी इसका 225% है, और 225% किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो आंसर होगा 15 साल, 15 ही साल और 15 ही ब्याज की दर। 2 सेकंड का काम है केवल, आपको थोड़ी नॉलेज आनी चाहिए। जरा देखो कैसे। इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम्स में इस पैटर्न पर खूब सवाल आते हैं ऐसे कि साधारण ब्याज मूल राशि का इतना है, ये ब्याज दर और वर्ष बराबर है या आधे हैं, ऐसा कई बार आता है। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात पे नोटिस कीजिए, मैंने क्या कहा था कि 99% प्रश्नों को हम बिना सूत्र के कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे को एक समझदारी यह चाहिए कि हमारे को सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी, और आवश्यकता कब पड़ेगी? 1% केस में, और 1% केस एकमात्र कौन सा है वो मैं आपको भी बता देता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। देखो, मैंने जब कल क्लास को शुरू किया था तो मैं आपको सूत्र क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था, आपको समझाया था इसके बारे में बहुत अच्छे से, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, और R हमेशा क्या होती है? परसेंटेज में, इसलिए इसको हटाकर या तो आप R में परसेंटेज लगा दो या फिर ऐसा करो। एक बात बताइए, अगर मैं P को निकालना चाहूं तो क्या होगा भाई? ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा और ये T और R नीचे चल जाएंगे। इस T को निकालूंगा तो क्या होगा? वही काम होगा, ऐसा ही को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये P और R नीचे चल जाएंगे। अगर R को निकालूं तो क्या होगा? ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 होगा, और R निकाल रहा हूं तो P और T से डिवाइड करूंगा, और ऐसा ही खुद निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला सामने आई। तो आप जरा देखिए, फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, क्योंकि फिक्स पैटर्न है तो दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ रहा, तो याद रह जाता है। और कभी कभी हमारे को डायरेक्ट अप्रोच में मदद दे देता है, कुछ वैल्यूज दे रखी हो रेशोज में उल्टी पुल्टी, तो फॉर्मूला याद होता है तो कई बार फायदा दे जाता है, वरना बिना फॉर्मूले भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी 1% केस में आपको फायदा देगा। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे बात करूं केवल प्रिंसिपल, तो क्या हुआ? SI और 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन P के अलावा क्या बच गया? T और R बच गए। बताओ, ऐसा ही तो था। अगर मैं P के बाद में R की बात करूं तो R क्या होगा? SI मल्टीप्लाई 100 तो होना ही होना है, और इस R के अलावा क्या बच गए? P और T बच गए। बताओ, ऐसा ही तो बचा ना। और तीसरा, ये P है, ये R है, अब क्या बचा? T की बात करूं तो क्या होगा? अरे SI मल्टीप्लाई 100 ये तो होना ही होना है, और T के अलावा क्या बच गया? P और R बच गया। तो इसमें फॉर्मूले में याद करने जैसी कोई बात ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, ये ऊपर SI मल्टीप्लाई 100, SI मल्टीप्लाई 100, SI मल्टीप्लाई 100 तो हमेशा ही है। 3 ही वेरिएबल है, P, T और R, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। P निकालना है तो T और R से डिवाइड कर दो, T निकालना है तो P और R से डिवाइड कर दो, और R निकालना है तो P और T से डिवाइड करो। इसका मतलब P, T और R, प्रिंसिपल, टाइम और रेट में से एक निकालना है, तो जो 2 बच गए उनसे डिवाइड कर दो। कभी कभी ये फॉर्मूला भी हमारे को मदद कर जाता है, और कब करता है उसका एक ही केस है, मैं आपको बताता हूं। इधर आओ, मैंने कैसे किया इसको वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट एक बार जरा इधर देखिए। इसने क्या कहा? ये क्या है? ब्याज, और ये क्या है? ये क्या है? मूलधन। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR। तो कई बार रेशियो होते हैं ना, तो फटाफट पुट करके जल्दी आंसर आ सकता है। कैसे? देखो, आपका ब्याज क्या है? 9, ब्याज 9 रहने दो। P कितना है? 4, वो रहने दो। टाइम और रेट बराबर है, देखो वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान है, तो या तो आप दोनों को RR या TT लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने X लिख दिया, और नीचे तो 100 फिक्स होता ही होता है। ये फॉर्मेट बन गया तुरंत। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी, क्योंकि जितना समय है उतनी ब्याज की दर है, तो इसको उधर रहने दो, x² को उधर ही रहने दो। तो क्या होता है, इसके साथ के जो नंबर है वो उल्टे हो जाते हैं इधर आगे, तो 100 इधर जाएगा और 9 तो पहले ही है, तो क्या बन जाएगा? ये 900 बटा क्या बताइए? 4,
और जब मैं x निकालूंगा तो क्या करूंगा बताइए, इसमें रूट करूंगा कि नहीं करूंगा, तभी तो x आएगा। और ऐसे में क्या बन जाएगा, ये 900 का रूट 30 और 4 का 2, 30 में 2 का भाग लगाइए, क्या होगा बताओ, 15। तो अगर ब्याज की दर बोले तो भी वही है 15%, और अगर साल पूछे तो भी वही है 15। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला भी अगर आपको याद रहे तो आपको क्या करना है, अगर आपको चाहे P निकालना हो, चाहे T निकालना हो, चाहे R निकालना हो, ऊपर तो हमेशा ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 ही रहेगा। P निकालना है तो T और R से डिवाइड करो, T निकालना है तो P और R से डिवाइड करो, और R निकालना है तो P और T से डिवाइड करो। बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैंने यहां पर आपको कहा, अच्छा मैंने वर्बली कैसे किया था, कॉमन सेंस से। देखो आपने 4 लगाया था, निवेश किया, और 9 अपन को मिल गया, तो 4 पे 4 मिलता तो 100% होता, 4 पे 8 मिलता तो 200% होता, और 8 के बाद में एक और मिल गया 1/4, और 1/4 होता है कितना, 1/4 होता है 25%। तो मुझे लगा कि जितना भी आपने निवेश किया उस पर आपकी रिटर्न्स हो गई 225%। तो जितना समय है उतनी ब्याज की दर है, यानी कि समय और ब्याज की दर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों एक समान है। तो एक समान होने का मतलब क्या है, दोनों एक जैसे होने चाहिए। दोनों एक जैसे होने का मतलब क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 225 आना चाहिए, और जब दोनों एक जैसे हैं तो 225 उसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि राशि जो होगी वो 225 का रूट होना चाहिए, और 225 का रूट कितना होता है, 15। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मेरे को लगता है आपको बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। ये रहा, कोई वैसे तो करना ही चाहिए, ये रहा मेरा क्या, ब्याज, ये मूलधन, ये एक जैसे ही, और इसको फिट किया, तुरंत आंसर आया 15। प्रश्न संख्या 12 पर चलते, 12 नंबर क्वेश्चन। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3000 उधार लेता है, ले रहे हैं खुद उधार 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, और समान राशि यानी यही राशि 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? यह काम यही करता है, पैसा उधार पर लेना, उधार पर देना। जैसे बैंक का क्या काम है, बैंक यही काम करते हैं, जनता से डिपॉजिट्स लेना, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, एफडी, बचत खाते में, करंट अकाउंट में जमा करना, और जनता को ही लोन पर देना। तो आप अक्सर देखिएगा बैंकों की जो ब्याज थी ना, यानी कि जो जनता को देते हैं वो एफडी पर, वो दर कम होती है, और जो लोन जनता को देते हैं उस पर चार्ज ज्यादा करते हैं, क्योंकि तभी तो वो कमाएंगे। तो यहां पर इसने क्या किया, 3000 रुपए लिए थे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। 3000 लिए थे, 3000 ही दे दिए। अब क्या हुआ, लिए किस दर पे थे, 6%, और दिए किस दर पर, 9%। तो आपको 6 और 9 निकालने की क्या जरूरत है, आपसे तो इसकी कमाई पूछ रहा है ना, तो कमाई तो केवल क्या होगी, 3% ही तो होगी भाई। 6% पे आप ले रहे हो, 9% पे आप दे रहे हो, तो आप कमाओगे कितना, 3%। 3% किसका, 3000 का। तो 3000 का 1% 30 रुपया, 1% तो होता है ना भाई, 2 जीरो उठा करके, तो 1% 30 रुपया, तो 3% 90 रुपया, और 2 साल में कितना कमाओगे, 180। तो आपकी कमाई कितनी हो गई साहब, 180 रुपए, 180। अब देखो एक जरूरी बात, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं, लेकिन आप जरा देखिए इसने क्या पूछा, अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, तो 180 रुपए का लाभ तो 2 साल में है, तो 1 साल में आंसर क्या होगा, बी। आप देखो बी एग्जामिनर ने बाद में दिया, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और 180 पहले दिया, क्योंकि एग्जामिनर ये भी तो चेक करना चाहता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितनी है, जरा से चूके नहीं और गलती हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो आपने क्या किया, 3000 लिए थे, किस दर पे लिए थे, 6% पे किसी से लिए थे, 9% पे दे दिए दोस्त को, तो कमाई कितनी हुई, 3%। 3% किसका बताइए, 3000 का, तो 1% 30, तो 3% कितना, 90 रुपए आप कमाते हो, लेकिन 1 साल में 90 कमाते हो, यही आंसर है, और पूरा 2 साल बोलता तो 180 था। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपए, 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 रुपए हो जाती है। ऐसा प्रश्न मैंने कल कराया था, इसलिए आज अपन डिटेल में नहीं जा सकते। राशि का मान बताइए, तो इस 457 में वो राशि भी है और 5 साल का ब्याज भी है, और इस 574 में वो राशि भी है और 10 साल का ब्याज है। 457 574, 117 रुपए का फर्क है दोनों में। तो 117 रुपए क्या हुआ, ये 7 7 14 होता है, और ये 5 और 7 है, 117 का नेट फर्क है। 117 रुपए क्या है, 5 साल का ब्याज। पूछा क्या है, राशि यानी मूलधन, तो इसमें से 117 कम कर दो,
तो 117 कम करो तो क्या आएगा 340 रुपए, 340। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बताइए आंसर है। ये प्रश्न हमने इस तरह के कल भी किए थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, 5 साल में जो हो रहा है 457 रुपए, ये 457 रुपए क्या है आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन। 5 साल बाद तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। यही पैसा आप जब 10 साल बाद के लिए देते हो तो आपको मिलता है कितना 574 रुपए। तो इसमें क्या है मूलधन तो वही है सेम, लेकिन कितने सालों का ब्याज है बताओ, 10 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें भी मूलधन वही, इसमें भी मूलधन वही, इसमें 5 साल का ब्याज, इसमें 10 साल का ब्याज। तो मैं कहूंगा इन दोनों का डिफरेंस 574 माइनस क्या है 457, ये कितना आ रहा है 117 रुपए। 117 रुपए क्या है, ये हुआ 5 वर्ष का क्या बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो ये 5 साल का जो 457 हो रहा है इसमें आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो आपका मूलधन कैसे निकलेगा, इस 457 में से आप 5 साल का ब्याज घटा दीजिए तो 7 और 7 तो वैसे ही जा रहा है, तो ये क्या बचेगा 340 रुपए, 340। 17 यूं कम करो तो 57 में 17 कम करो तो 40 बच गया, और 4 में से 1 कम करो तो 3 बच गया, तो 340 रुपीज। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो वही है ना। जब आप उस पैसे को 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो वो पैसा 457 बन जाता है, और जब वही पैसा आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो 574 बन जाता है। तो पैसा तो वही है, तो 5 साल और 10 साल में फर्क किस चीज का है, केवल 5 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड का। और ये जो अगर पैसा वही है और निवेश 5 साल बढ़ जाएगा तो ब्याज तो मिलना चाहिए ना ज्यादा, कितने साल का 5 साल का। तो जो दोनों का अंतर है 117 रुपया, वो 5 साल का ब्याज है। तो आपको जब 5 साल का ब्याज मिल गया तो या तो इसमें से 10 साल का ब्याज घटा दो या फिर इसमें से 5 साल का घटा दो, क्योंकि इसमें 10 साल का, अब 10 साल के करने के लिए क्या करना पड़ेगा 117 का दुगना करना पड़ेगा 234, और 234 घटाऊंगा तो भी 340 ही मिलेगा। लेकिन ज्यादा बड़े की जाने की जरूरत क्या है, अपन 5 साल वाले से काम चला सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 350 रुपए है। तो एक निश्चित राशि है, उस पर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 350 है। यदि अगले 9 वर्षों में राशि दुगनी कर दी जाए, अगले नेक्स्ट 9 इयर्स में राशि दुगनी कर दी जाए, तो 12वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा 7 या 21, 2450। 2450 ऑप्शन नंबर डी। 5 सेकंड तो लग ही नहीं सकते, 2 सेकंड में काम हो जाएगा। पहले मैं वर्बली बताता हूं फिर अपन करेंगे। मैंने आपको एक ही सूत्र दिया, एक ही मूल मंत्र दिया। वो क्या मंत्र दिया कि समान समय में जो ब्याज की राशि मिलेगी वो समान ही मिलेगी, समान समय में समान ही मिलेगी। तो आप जरा दिमाग लगाइए, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 350 है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 350 है, और अगले 9 सालों में राशि दुगनी कर दें। तो एक बार मेरे को एक बात बताओ, 3 साल तो गुजर गए और 3 साल का ब्याज था 350 रुपया। अगले 9 साल, तो अगले 9 साल में ऐसे 3 साल कितनी बार आ जाएंगे जी, 3 बार आ जाएंगे भाई। 3 साल का ब्याज 350, अगले 9 साल में राशि दुगनी कर दूं। तो अगर राशि दुगनी नहीं करते तो अगले 9 साल में 3-3 साल के 3 लॉट बनते, तो 3 साल के 3 लॉट बनते, तो 350, 350, 350 मिलते। बट आपने पैसा दुगना कर दिया ना, ब्याज की दर तो वही है, तो 350, 350, 350 नहीं, उसका दुगना 700, 700, 700 मिलेगा। तो 7 या 2100 तो हो गया ब्याज, और 350 पुराना था, तो 2100 और 350 कितना हो गया 2450 रुपए आपको कुल ब्याज होगा। अब एक बार सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, देखो 3 सालों में कहते हैं कम खाओ लेकिन क्या करो, कम खाओ लेकिन ऐसा खाओ जो पचाया जा सके। कम करो क्वेश्चंस को, चैप्टर भले ही कम करो लेकिन उसको इस तरह से करो ताकि उससे कुछ भी पूछा जाए तो आपके पास जवाब होना ही चाहिए। देखिए मैं एक आपको जरूरी सूचना भी दे रहा हूं, आज बिल्कुल आज शाम को 8 बजे से आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिलेंगी। रोहित सर क्लासेस लेंगे, सर बहुत शानदार क्लासेस लेते हैं, सर का बहुत अच्छा नाम है। करीब करीब ऑन एन एवरेज उन्होंने बहुत एनालिसिस किया है। 11 प्रश्न पिछली बार आपके 40 में से करंट अफेयर्स के थे, तो 40 में से 11 भी बहुत ज्यादा होते हैं।
आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा। क्लास मिलेगी आपको डेली, मंडे से फ्राइडे 5 दिन मिलेंगे क्लासेस आपको डेली शाम को 8 बजे। नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। इसीलिए मैंने कहा कि चैनल सब्सक्राइब होने से आपको बहुत फायदा मिलता है। कभी आपके एग्जाम से पहले मेरे को कोई सूझा कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है, रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत क्या करेंगे, एक वीडियो बनाया और उसको अपलोड कर दिया। अब आपके पास अगर चैनल ही सब्सक्राइब नहीं है तो आपको मैसेज ही नहीं मिलेगा और आप वो चीज मिस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें, आपको जब चीजें इतनी अच्छी लग रही हैं, मजा आ रहा है, फायदा मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसका बेनिफिट मिल सके। देखो कई बार क्या होता है कि कई बार सेशन सोचे होते हैं कि सेशन 4 में काम चल जाएगा, बट लगता है कि नहीं 4 में मजा नहीं आएगा, कुछ चूक जाएंगे, तो भले ही 5 करें 6 करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लासेस ही तो ज्यादा होंगी बट आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए। तो आप भी कोशिश करें, मजा आएगा। इधर देखो 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट वो 350 रुपए है। अब इसने क्या कहा, नेक्स्ट 9 साल, अगले 9 वर्ष। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कॉमन सेंस भरा कि अगले 9 सालों में 3 साल के कितने लॉट होते हैं। तो क्या मैं ये कह दूं 3 साल के 3 लॉट होते हैं, 3 3 3? सोचो, अगर आपको कुछ भी ना कहा जाए, अगले 9 साल में राशि दुगनी ना करें तो क्या होता। अगर राशि वही रहती तो आप सोचो हर साल का, अब 1 साल का निकालने मत बैठ जाना, 1 साल का निकालने में तकलीफ आएगी, उसकी जरूरत नहीं है। 166.666 उसकी आवश्यकता नहीं। आप तो देखो 3 का लॉट है ये, तो 3 साल में अगर 350 तो हर 3 साल में 350 350 350 ही मिलता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 साल में 350 मिल रहा है, अगर राशि दुगनी नहीं करता तो इन 3 3 3 में क्या होता, 350 350 और 350। लेकिन आप सोच के देखो कि ये क्यों गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आपने अगले 9 वर्षों में राशि दुगनी कर दी। अब राशि दुगनी कर दी तो आपके पास 3 3 साल के 3 लॉट है। अब राशि दुगनी तो ब्याज भी दुगना, तो इसमें मिलेगा 700, इसमें भी मिलेगा 700, इसमें भी मिलेगा 700। यानी कि पहले 3 साल में 350, उसके अगले 3 साल में 700, उसके अगले 3 साल में 700, उसके अगले 3 साल में 700, तो 7 या 2100 तो हो गया, कितना बताओ 9 सालों में। और 350 पहले था, तो 2100 प्लस क्या बताओ 350 कितना हो गया बताइए, 2450 रुपए। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी। आप इस चक्कर में मत फंसिए कि अपन 1 साल की कैलकुलेशन करेंगे। आप तो दिमाग में यह बना लीजिए कि एक सर्टेन टाइम है, एक सर्टेन पीरियड है। मान लीजिए किसी ने कहा कि 7.5 साल का ब्याज होता है 1 लाख, तो अगले 15 साल 7.5 का दुगना है तो ब्याज होगा 2 लाख, बात खत्म। 1 साल का निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सारा काम सिंपल में कर सकते हैं, कंपाउंड में नहीं, क्योंकि मैंने कहा हर साल, एक बात कॉमन सेंस लगाओ, जब हर साल ब्याज की राशि बराबर होगी तो हर 3 साल में भी तो बराबर होगी। अब आपने कहा सर ब्याज तो, लेकिन आपने बराबर किया नहीं, दुगना कर दिया। अरे भाई ब्याज की राशि भी तो दुगनी, सॉरी मूलधन भी तो दुगना कर दिया। जब वो मूलधन को दुगना करेगा तो फिर ब्याज भी तो दुगना होगा। तो यहां पर लेकिन ये 3 साल है, ये 9 साल है। दूसरे एंगल से देख लो, चलो एंगल नंबर 2, ये 3 साल है और ये 9 साल है। तिगना समय, तिगना समय, तिगना ब्याज, 350 का तिगना 1050, तिगना समय तिगना ब्याज। लेकिन तिगने समय के साथ साथ मूलधन भी डबल हो गया तो ब्याज भी डबल होगा, क्योंकि जो ब्याज की राशि मिलती है उसमें केवल समय नहीं बल्कि ब्याज की रेट, ब्याज की दर भी और मूलधन भी डिपेंड करता है। अगर आप 1 लाख निवेश करोगे तो जो ब्याज मिलेगा, अगर 2 लाख निवेश किए तो ब्याज भी दुगना मिलेगा। प्रश्न संख्या 15 पर आइए। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 महीनों के लिए आपको जो पैसा मिल रहा है वो 21 रुपए मिल रहा है, तो ब्याज की दर वैसे उसने खुद ने कह भी दिया प्रति वर्ष, और खुद कुछ ना कहे तो भी हम हमेशा मानकर चलते हैं कि ब्याज की दर वार्षिक की होती है। तो 3 महीने का 21 तो पूरे 12 महीने का 4 गुना कर दूं ना भाई, 1 साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 21 4 84, 84 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 10% होता है 87.5, तो 10 से थोड़ा सा कम है, आंसर सी है पक्का 200%। 2 सेकंड से ऊपर है, काम ही नहीं है। देखो जरा, 2 तरह से कर सकते हैं। पहली बात, मैंने क्या कहा, आपका मूलधन कितना है भाई 875 रुपए, बिल्कुल है। आप देखो कि 3 महीने का 3 मंथ्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है
वो 21 रुपए। 3 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 21 रुपए। मुझे बताइए एक साल, पूरे एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? अरे अगर ये 21 रुपए है तो एक साल का 84 रुपए होना चाहिए। और एक साल का 84 रुपए होना चाहिए तो आपको क्या देखना है कि 84 रुपए 875 का कितना परसेंट? यही तो है, 84 रुपए 875 का कितना परसेंट है? मैंने नहीं निकाला, फिर भी गारंटी से आंसर दे दिया। आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, कैसे दिया देखो, फिर मैं निकालता भी हूं। एक बात बताइए, मुझे क्या देखना है? 84 किस पर देखना है? 875 पर। परसेंटेज नाम के चैप्टर में मैंने आपको खूब समझाया कि किसी भी नंबर का 10% और 1% बहुत ही वैल्यूएबल है। 10% और 1%। तो एक बात बताइए, अगर ये 84 की जगह आपको एग्जाम में उत्तर लिखकर नहीं आना, ऑप्शंस में से चुनकर आना है, अगर इस 84 की जगह ये 87.5 होता बाई चांस, तो क्या होता? तो आंसर आता नेट 10%। लेकिन ये 87.5 नहीं है भाई, ये तो 84 है, तो ये थोड़ा सा कम है। अगर ये थोड़ा सा कम है तो आंसर भी तो थोड़ा सा कम आना चाहिए, लेकिन इतना कम भी नहीं आएगा, क्योंकि 10% 87.5 है और 1% 8.75 है, तो इतना कम भी नहीं हुआ। 10 से थोड़ा ही कम हुआ है, तो 10 से थोड़े कम में 12 तो हो नहीं सकता, ज्यादा हो रहा है। 7.2 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, और 2.4 और भी ज्यादा कम हो गया। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इन ऑप्शंस में से केवल कौन सा बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई देखना चाहे तो कैसे करेगा? 84 डिवाइड 875 और मल्टीप्लाई किससे बताइए? 100 से। आप काट पीट लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 9.6। दूसरा है, तीसरा एंगल देखो, इन दोनों में कितना फर्क है? 3.5 रुपए का। इसका 1% 8.75 और 0.1% 0.875 है, उसका 4 गुना 3.5 ही होता है। इस सब के लिए आप देखिए कैलकुलेशंस के सेशंस जो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर ले चुका हूं, आप ही के आरआरबी एनटीपीसी के लिए। नंबर सिस्टम के मैंने करीब करीब 13-14 सेशंस लिए, परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, बहुत सारी चीजें जहां इन सब के बारे में आपसे बारीकी से डिस्कस कर चुका हूं। तो आप पहले उनको देखिए, तब आप इनको देखेंगे तो आपको और अच्छा और जल्दी समझ में आएगा। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 9.6%। प्रश्न संख्या 16, 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 500 का 7% 35 रुपए, 700 का 10% 70 रुपए 105, और इसका 4% 40, 105 40 145 का 3 गुना 435। आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ही पेपर का क्वेश्चन है ये। 500 रुपए का 7% की दर से, 700 रुपए का 10% की दर से, 1000 का 4% की दर से, ये ब्याज की दर है, और पूछा है 3 साल का। तो मैंने क्या किया, इनको पहले एक एक साल का निकाल लिया। क्या? 500 रुपए पर 7% के हिसाब से 1 साल का हो गया 35 रुपए। मैं चाहता तो 3 गुना करके 105 भी कर सकता हूं, एक ही बात है। आप 35 भी लिख सकते हो, और चाहो तो यही 3 साल का निकालो 105, एक ही बात है। मैंने बाद में जोड़कर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि समय 3 साल है। 700 रुपए, 700 रुपए पर क्या बताइए 10%, तो ये कितना हो गया 70 रुपए। तो यहां पर आप चाहो तो 3 गुना करके 210 कर दो। और तीसरा आंकड़ा क्या था 1000, 1000 पर क्या है 4%, कितना हो गया 40 रुपए, और यहां पर आप चाहो तो 120 कर दो। मैंने क्या किया, इन तीनों को जोड़ा तो 145 हो गया, और 145 का 3 गुना करोगे तो क्या आएगा 345, 345 445, सॉरी 145 है 445 रुपए। 150 का 3 गुना 450, 5 की कमी है 15 कम कर दो 435 रुपए, और आप इनको जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा आपको 435 रुपए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अभी सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास, अराउंड 30 के आसपास तक हैं, जो आज वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपके फेवर के लिए ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि अपने सिंपल इंटरेस्ट का एक सेशन और कल रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें बेस भी कराना जरूरी है। 3 दोस्त हैं या 3 ऐसे बच्चे हैं किसी के, जो एक किसी को मिलना है पैसा, सबको 21 साल पर मिलना है, और एक की उम्र 5 साल, एक की 7 साल, एक की 9 साल, तीनों में क्या अपन इन्वेस्ट करें कि इस ब्याज दर से सबको बराबर पैसा मिल जाए। ऐसे सवाल कई बार आते हैं और कई सारे कंसेप्ट हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपन, क्योंकि आज अपन करेंगे तो भी पूरा तो हो नहीं पाएगा। एक सेशन और करते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट का कल।
आपको सब चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं और इसके बिना आप सोचो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।